हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग बताया था, राइट, जिसमें मैंने आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बताया था और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बताया था, है ना। और जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था उसमें मैंने आपको फिर एक कंसेप्ट भी बताया था, और वो कंसेप्ट जो था वो आपका ये था, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में आप लोगों ने ये कुछ इस तरीके से एग्जांपल देखा था जिसमें आपने इम्प्लिसिट कन्वर्जन देखा था और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखा था। और उसके अलावा हम बात करें तो फिर एक एग्जांपल और देखा था हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाइट प्लस बाइट करते हैं आपको तो फिर कैसा क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। जावा डिजिमा की सिचुएशन में नहीं रहता है, वो बाइट प्लस बाइट को इंटीजर ही देता है, क्योंकि अगर रेंज के अंदर वैल्यू है प्लस करोगे तो रेंज के अंदर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इनके केस कभी अगर ऐसी वैल्यू है जो कि है तो रेंज के अंदर, लेकिन प्लस करने पर वो आउट ऑफ रेंज अगर जाती है तो फिर उस केस में क्या, तो उस केस में जावा स्टार्टिंग से ही इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलता है, और वो डिलेमा की सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो डायरेक्टली ये बोलता है कि बाइट प्लस बाइट सिंपली गिव्स यू इंटीजर। तो उस केस में या तो आप क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, है ना, मतलब आप उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करेंगे कि जैसे a प्लस बी इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने बाइट लिखा है और फिर मैंने चीजों को मैनेज किया है, या फिर मैं डायरेक्टली a प्लस बी करके उसको इंटीजर में रख के अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लूंगा। वहीं अगर अपन बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बाइट प्लस बाइट के जैसे ही आपके पास में शॉर्ट भी होता है, तो शॉर्ट प्लस शॉर्ट ऑल्सो गिव्स यू इंटीजर, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो आज कुछ एक नया एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर, जिसमें हमें करना क्या है, तो एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का, और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट, है ना। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो एक बेसिक एग्जांपल ये है कि मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक 3 डिजिट का मेरे पास में नंबर है, मुझे उसे रिवर्स करना है। मेरे पास में एक स्पेसिफिकली 3 डिजिट का नंबर होगा, है ना। नंबर कैसा होगा, यूजर से वैल्यू गेट करना आपको आती है, यूजर ने सिंपली एक नंबर लिखा है तो 3 डिजिट का एक यूजर ने नंबर लिखा है, मुझे उसको रिवर्स करना है। तो अब क्या और कैसे, तो देखते हैं अपन, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर तो फ्रेम कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का, फिर उसके बाद में अपन इसके लॉजिक पर आएंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा डेमो 7, है ना, डॉट जावा, और अब अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है एग्जाम्पल टू रिवर्स 3 डिजिट नंबर, है ना, एग्जाम्पल टू रिवर्स 3 डिजिट नंबर। अब ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ रिवर्स करने का 3 डिजिट के नंबर को, तो ये एग्जाम्पल स्टैटिक है, स्टैटिक बोले तो फिक्स है कि सिर्फ 3 डिजिट के नंबर को ही रिवर्स करेगा, क्योंकि मैं लॉजिक ही उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा। बट आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमको तो एक ऐसा एग्जांपल फ्रेम करना है जो कि डायनेमिकली काम करे, कि यूजर यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी एंटर करे तो आपका नंबर रिवर्स हो जाए। तो फिर वो अपन देखेंगे आने वाले सेशन में, है ना, जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप लूप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बट इनिशियली अभी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट, मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्लास, क्लास में मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 7, राइट। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक के बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। ये तो मैंने सिंपल सा ऐसा लिखा है ना। अब ये तो जो मैंने लिखा है ये सिंपली ये चीज ये बता रही है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, और यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए आपने यहाँ पर स्कैनर नाम की क्लास का यूज किया है। स्कैनर नाम की क्लास का यूज करके आपने यहाँ पर एससी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और ये जो एससी आपका रेफरेंस वेरिएबल है ये सिंपली आपके न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से जनरेट होने वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। कि यहाँ पर जो न्यू स्कैनर लिखा है, न्यू स्कैनर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको रिफर करने वाला कौन होगा, यहाँ पर आपका एससी वेरिएबल होगा, और उस एससी वेरिएबल को अपन बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। और ये एससी वेरिएबल किस टाइप का होगा, आपका यहाँ पर स्कैनर टाइप का होगा, और जनरली वो एससी के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एससी वेरिएबल हमने यूज किया है, तो अपन बोलचाल में उसको क्या बोलते हैं कि एससी इज योर सिंपली एन ऑब्जेक्ट, है ना, कि हियर वी सिंपली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास व्हिच इज नेम्ड एज अ एससी। क्लियर है। बट जनरली वो होता क्या है, आपका रेफरेंस वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का काम करता है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, and here we simply say user to enter 3 digit number, enter 3 digit number, है ना। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 digit नंबर को गेट करने के लिए मैंने लिखा है sc डॉट नेक्स्ट और एंड।
अब इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं यूजर से 3 डिजिट का एक नंबर क्या कर लूंगा, गेट कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पे यूजर से 3 डिजिट का नंबर गेट किया। अब 3 डिजिट का नंबर गेट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है system.out.println, और println में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 डिजिट नंबर, है ना। एक बार तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसे प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरे पास में मेरा नंबर आ गया है। और अब मुझे क्या करना है, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें क्या करना है, रिवर्स करना है 3 डिजिट के नंबर को, तो मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स नंबर, ठीक है। और ये रिवर्स नंबर में अपने को क्या मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया REV। अब ये REV क्या आएगा या REV में आएगा क्या, कैसे क्या, तो वो अपन अभी यहाँ पर समझेंगे, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर मेन लॉजिक लिखना है ना, लॉजिक टू रिवर्स 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी मुझे अगर यहाँ पे लॉजिक लिखना है, तो उससे क्या लॉजिक लगेगा या कैसा अपन करेंगे, तो समझते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इधर। अब अगर अपन बात करें कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना है। अब 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना है मतलब कैसे है कि मैं यूजर को क्या बोलूंगा, एंटर नंबर। तो यूजर ने यहाँ पे क्या नंबर एंटर किया है, यूजर ने यहाँ पे लिखा है क्या, नंबर, है ना। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यूजर क्या करेगा, यहाँ पे तो यूजर ने यहाँ पे एक नंबर लिखेगा। तो नंबर में यूजर ने कितना लिखा है, यहाँ पे 1 2 और 3। यूजर ने एक नंबर लिखा। अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो मतलब रिवर्स करना है मतलब, तो रिवर्स में आउटपुट क्या मिलेगा, 3 2 और 1। क्लियर है। अब ये 1 2 3 का 3 2 1 ये आएगा कैसे, है ना। तो अब 1 2 3 का 3 2 1 आएगा कैसे, तो अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब जैसे अगर अपन बात करें, तो मैंने बोला कि यहाँ पर है 1 2 3। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 को निकालूंगा, ठीक है। अब 1 2 3 में से अगर मेरे को 3 निकालना है, तो 1 2 3 में से 3 निकालने के लिए अपन करेंगे क्या, मॉड्यूलस लेंगे। अब ऐसा क्यों, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, है ना। ध्यान से देखना, अब 1 2 3 में से अगर मेरे को यहाँ पे 3 निकालना है, तो मैंने क्या करा, 1 2 3 मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 10 10 12 जा कितना होगा, 120। बचेगा कितना यहाँ पे, 3। मेरे को निकालना क्या है यहाँ पर, 3। अब यहाँ पे 3 कहाँ पर आ रहा है, तो 3 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ रहा है, तो जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कैसे मिलता है आपको, रिमाइंडर मिलता है आपको मॉड्यूलस से, और क्वोशिएंट किससे मिलता है आपको, डिवाइड से। तो मेरे को तो चाहिए था 3, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा बोला, क्या मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट, और लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जो भी मेरा नंबर रहेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर मॉड्यूलस 10। तो मैंने लिखा नंबर मॉड्यूलस 10। तो नंबर मॉड्यूलस 10 से होगा क्या, 123 मॉड्यूलस 10 सिंपली गिव्स यू लास्ट, बोले तो आपको 3 मिल जाएगा यहाँ से, है ना। नंबर मॉड्यूलस 10 मतलब नंबर कितना है यहाँ पे, 1 2 3, मॉड्यूलस क्या करेंगे आप यहाँ पर 10। तो 1 2 3 को आपने यहाँ पे मॉड्यूलस 10 किया, तो ये आपको 3 मिला ना यहाँ पर, तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने देखा कि अगर ये जो नंबर है है ना, ये जो नंबर है मेरे पास में, तो ये 1 2 3 जो नंबर था, तो नंबर मॉड्यूलस 10 करा तो मेरे को 3 मिल गया। तो मेरे को एक चीज ये समझ में आया कि आखिर में जो डिजिट है वो मॉड्यूलस करने पे मुझे मिल जाएगी। तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पे 3 के बाद में अब निकालना है 2। तो अब 2 निकालना है, तो मुझे ये देखना है कि वो 2 को मैं लास्ट में कैसे लेकर आऊंगा। तो अब 2 को लास्ट में कैसे लेकर आऊंगा, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पर कि ये जो अपन ने टास्क अभी परफॉर्म किया, इसमें ये जो डिवाइड का साइन आपने लगाया था, तो इस डिवाइड के केस में आपको यहाँ पे 12 मिल रहा था। और अगर 12 मिल रहा था तो 2 लास्ट में है, और अगर 2 लास्ट में है और अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूंगा तो मेरे को 2 भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को 12 लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे 12 लेकर आना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो वी सिंपली नीड टू राइट कि अब यहाँ पर जो आपके पास में आपका नंबर होगा, तो नंबर, और नंबर के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो नंबर डिवाइडेड बाय, आप कितना करेंगे यहाँ पर 10। तो नंबर डिवाइडेड बाय अगर आपने 10 किया, तो यहाँ पे कितना होगा, 123 डिवाइडेड बाय 10, और 123 डिवाइडेड बाय 10 कितना मिलेगा आपको, 12। तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मॉड्यूलस कितना, 10, मॉड्यूलस 10, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मॉड्यूलस 10। तब 12 मॉड्यूलस 10 कितना होगा,
2 आ जाएगा कि 12 लिखा, डिवाइड करूंगा 10 से, 10 1 जा 10, रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये कौन सा नंबर आ जाएगा मेरा, मिडिल। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, मिडिल, और यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल जाएगा, मिडिल। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैंने बोला 12 मॉड्यूलस 10, तो मिडिल में मेरे को कितना मिल जाएगा 2, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है 12, मैंने यहाँ पे लिखा है 10, 10 1 जा कितना होगा 10, बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2। क्लियर है क्या। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट में मेरे पास में कितना देके रखा हुआ है 1। अब मेरे पास में देखो, मेरे को लास्ट में कितना मिल गया है 3 मिल गया है, मेरे को मिडिल में कितना मिल गया है, यहाँ पर मिडिल में मेरे को 2 मिल गया है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, 1 2 3 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। 100 1 जा कितना आएगा 100, बचेगा कितना 23। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो 1 किससे आता है, डिवाइड से आता है। तो डिवाइड से आता है तो मैं क्या लिख दूंगा कि मेरा नंबर जो भी होगा मैं उस नंबर को क्या कर दूंगा, मॉड्यूलस बाय 100। मॉड्यूलस करेंगे या डिवाइड करेंगे अपन, राइट। तो अपन यहाँ पर आए, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने कहा नंबर डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे कि आपका नंबर कितना था 123 डिवाइडेड बाय आपने कितना करा 100, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1। तो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट भी कितना आ गया है 1। क्लियर है क्या, समझ में आया। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जो आपकी इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, सबसे पहले तो लास्ट इक्वल्स टू एक ये वाली लाइन बनेगी आपकी, है ना। सबसे पहली एक लाइन तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद में फिर अब आप क्या लिखेंगे, तो उसके बाद में आप मिडिल के लिए ये वाली लाइन लिखेंगे, और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, तो उसके बाद में फिर आप निकालने के लिए आप ये लिखेंगे। तो जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये मेन आपका क्या रहेगा यहाँ पे लॉजिक रहेगा। तो इससे तो आपको क्या मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल डिजिट्स मिलेंगी, है ना। अभी तो आपको इसमें फिर और बाकी का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको रिवर्स भी तो करवाना रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, देख लिया सभी ने, देखिए आगे का कंसेप्ट। तो यहाँ तक तो आपको मिल गया है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तब इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट आया, मिडिल आया और आपके पास में फर्स्ट आया, राइट, है ना। अब चलते हैं अपन वापस से, देखना इधर ध्यान से, आते हैं यहाँ पर, है ना। या एक काम करते हैं अपन पहले, जैसे मैंने जो आपको 3 लाइन बताई है अभी यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर अगर अपन वो 3 लाइन लिख लेते हैं। 3 लाइन में सबसे पहले लाइन क्या थी अपनी, कि मैंने लिखा है यहाँ पर एंड में मैंने लिखा था लास्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर मॉड्यूलस कितना आएगा यहाँ पर आपका 10। फिर उसके बाद में आपने क्या लिखा था एंड के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, मिडिल के केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में आएगा नंबर डिवाइडेड बाय, है ना, कितना 10, और फिर क्या आएगा मॉड्यूलस, फिर कितना आएगा 10।
और फाइनली फिर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे नंबर डिवाइडेड बाय 100, राइट। आपने ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, तो ऐसा करने से आपके पास में लास्ट वाली एक डिजिट आ गई है, मिडिल वाली डिजिट आ गई है और फर्स्ट पर एक डिजिट आ गई है ना। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें अब यहाँ पर ये करना है कि अब उसको फ्रेम करना है। अब फ्रेम करना है तो अपन फ्रेम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तब जैसे कि मेरे पास में जो नंबर था है ना, कि मेरे पास में जो नंबर था वो था 1 2 और 3, ठीक है। और अगर अपन बात करें नंबर 1 2 3 के बाद में अगर मेरे को उसका रिवर्स चाहिए था, तो रिवर्स में कितना आ रहा था 3 2 और 1। तब ये 3 2 1 अगर मेरे को लेकर आना है तो ये 3 2 1 में लेकर कैसे आऊंगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हैं ना, ये जो 3 2 1 है, इस 3 2 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 300 है ना प्लस 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ ऐसा। तो अब अगर अपन बात करें कि जो 3 है ना, तो ये जो 3 है, ये जो 2 है और ये जो 1 है, तो ये 3 क्या था मेरे पास में, तो ये 3 सबसे पहले मेरे को कहाँ से मिला था, लास्ट से मिला था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 कहाँ से मिला था मेरे को, मिडिल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मिडिल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और फिर मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 1। तो 1 के केस में 1 क्या है आपका फर्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1। तो इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली ये होगा कि यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये सिंपली जो मिलेगा है ना, ये जो आपको मिलेगा ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर आपका रिवर्स नंबर। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो देखिए अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ अगर मैंने क्या लिखा है इंट आरईबी इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लास्ट मल्टीप्लाई बाय 100, फिर प्लस करके मैं क्या लिखूंगा मिडिल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर प्लस करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो लास्ट आ गया मिडिल आ गया, और फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1, और फाइनली अब आप क्या करेंगे, तो जो मैंने आरईबी लिख के रखा हुआ है ये आरईबी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलते अपन यहाँ पर इसको सेव करते हैं। सेव करके मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस किया। अब ये मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि मैं यहाँ पर इसका आउटपुट किस पे देखना चाह रहा था, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप वीएस कोड के टर्मिनल पर भी इसका आउटपुट देख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जावा सी, मैंने लिखा है यहाँ पर demo7.java। ठीक है, ये आपको सभी को ये क्लियर होगा कि जावा सी सिंपली योर कंपाइलर है ना, और उसके आगे आपको लिखना पड़ता है क्लास का फाइल का नाम, और फाइल का नाम जो आप लिखेंगे तो आपने लिखा है demo7.java, जिसमें .java आपका फाइल का एक्सटेंशन होगा। आपने एंटर किया है, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है, और फिर नाउ यू आर गोइंग टू राइट जावा एंड क्लास नेम, योर क्लास नेम इज demo7। मैंने एंटर किया, आप देखेंगे एंटर 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ मिलेगा। एंटर 3 डिजिट नंबर में आपने कितना लिखा है यहाँ पर 234, आपने एंटर किया तो 3 डिजिट नंबर 234, तो रिवर्स नंबर कितना हो गया 432। क्लियर है यहाँ तक। डायरेक्ट लास्ट मिडिल और फर्स्ट प्रिंट नहीं करा सकते? आप करवा सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट आपका मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेगा ना। सर कॉन्केटेंट कर दो लास्ट मिडिल और फर्स्ट। वो जुगाड़ वाला काम हो जाएगा। मतलब कैसा कि आपको बोला गया है कि आपको रिवर्स करना है, तो आपने डिजिट तो निकाल ली, कॉन्केट करके आपने प्रिंट करवा लिया, लेकिन अगर किसी ने बोला कि मेरे को पूरा का पूरा नंबर एक बार में उठाकर बताओ, तो वो तो आपके पास में पीसेस में था ना। तो ये करने के लिए आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप कॉन्केट करके उसको स्ट्रिंग में रख लो तो वो नंबर आपको एज ए स्ट्रिंग में मिल जाएगा, लेकिन फिर आप उस पर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन इसमें मैं नंबर पे ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकता हूँ कि अगर इस नंबर पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 अगर कुछ भी करना चाहूँ है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट मिलेगा। अब आप इसको फिर से एक बार चला कर देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है कितना 100 है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, एक और चीज, आपने यूजर को बोला एंटर 3 डिजिट नंबर है ना, लेकिन आपको क्या पता कि यूजर आपकी बात मानेगा ही। यूजर ने लिख दिया 45, अब आपने करा एंटर, तो अब देखो क्या दे दिया 45 का उसने दे दिया 540। ये तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है तो। ठीक है, तो अब आपको उस केस में क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो आपको उस केस में यहाँ पर कंडीशन भी मैनेज करना रहेगी। कैसे मैनेज करना रहेगी कि आपका जो नंबर होगा है ना, वो किस में लाई करना चाहिए, 2 डिजिट से बड़ा होना चाहिए है ना, और 3 डिजिट की जो फाइनल रेंज होगी वहां तक ही होना चाहिए।
क्लियर है, समझ में आया? अब लेकिन ये करोगे कैसे? हाँ 99 से बड़ा होना चाहिए और 999 तक होना चाहिए, है ना, या 1000 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन लगाओगे कैसे? इफ एल्स से लगाओगे, लेकिन इफ एल्स तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है। कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर से मैनेज कैसे करोगे आप? कंडीशनल ऑपरेटर तो सही है तो आगे बढ़ाएगा, गलत है तो फिर फॉल्स पे कर देगा, और बाकी के नीचे के एग्जांपल को आप कैसे मैनेज करोगे? तो इस केस में अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, अपन ने 3 डिजिट के नंबर को यूजर से लिखने के लिए बोला, है ना। अपन यहाँ पर एक काम करते, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा नंबर। अब अपने को तो ये चेक करना है ना कि नंबर उस रेंज में लाए कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने बोला नंबर अगर बड़ा होता है किससे? 99 से, एंड नंबर क्या होता है? लेस देन कितना? 1000। अगर ऐसा है तो अपने को आगे बढ़ना है ना, ऐसा है तो अपने को आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ के करेंगे भी क्या? तो मैंने यहाँ पर एम्प्टी रख दिया, और नहीं तो अपन क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन वो फॉल्स होती है तो अपन यहाँ पर अगर ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिस्टम डॉट, और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? अपन आउट डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? या सिस्टम डॉट, अपन यहाँ पर एग्जिट लिख सकते हैं क्या? बट आप एग्जिट यहाँ पे लिख तो दोगे, अपन ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उसके आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलता है, तो एग्जिट चलेगा कि नहीं चलेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, ये मैंने लिख तो दिया, है ना, ये अपन एक हिट और ट्रायल कर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ऐसा, तो इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले स्टेटमेंट नहीं चलते। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर अपन लिखे ना कि अगर आप बोलो कि सर यहीं पे लिख के सिस्टम डॉट प्रिंट लिखवा के कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा, तो ऐसा सी में चलता था प्रिंट एफ लिखकर, लेकिन जावा में ऐसा नहीं चलता है। तो अब उस केस में सिस्टम डॉट एग्जिट चलेगा कि नहीं चलेगा वो अपने को देखना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में करेंगे क्या? तो ध्यान से देखना, अपन इसको चलाकर देखते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर करके मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी यहाँ पर, तब देखो एरर, और एरर में उसने क्या बोल दिया? नॉट अ स्टेटमेंट। आप वहां पर कुछ लिख भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर आपने लिख दिया हेलो, ठीक है, आपने यहाँ पर हेलो लिखा, आपने उसको चलाने की कोशिश करी, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें कि अगर अपन इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया वेलकम, मैंने उसको हैंडल नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? नॉट अ स्टेटमेंट, है ना, वो स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर उसको हैंडल करवाओगे अगर कि आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, आपने लिखा स्ट्रिंग में z इक्वल्स टू, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, ये चला दिया। अपन एक काम कर देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं सिस्टम डॉट एग्जिट लिखूँ, आपने उसको सेव किया, अपने स्क्रीन को क्लियर किया, अब यहाँ पर आए, देखो बैड टाइप इन कंडीशनल एक्सप्रेशन वॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब वॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, तो अपन एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, अगर अपन ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे अगर चलेगा क्या? मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी, तो देखो वॉइड टाइप नॉट अलाउड हियर। मतलब एट दी एंड जैसे जो मैंने आपको बोला था कि वो दिक्कत ही है कि वो वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऐसा लिखने को अलाउ नहीं करता है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट भी आपको वहाँ पे लिखने के लिए, चलाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो फिर उसके अलावा आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन किसका है? आपका इफ एल्स का। इफ एल्स अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, वो जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको लगाना वहाँ पर बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आपको ये चेक करना है इसमें कि आपका नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। आपको ये चेक करना है कि आपका नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है? रिवर्स करने पर भी सेम आएगा, रिवर्स करने पर भी सेम है, राइट। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है। ये तो सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए फिर अपन आगे का। तो अगर अपन बात करें, हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें चेक करना है कि मेरा जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं, है ना।
तो अगर अपन बात करें अब ये पैलिंड्रोम मतलब बेसिकली होता क्या है, तो अगर अपन यहाँ पे पैलिंड्रोम की बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में आपका जो नंबर है ना, नंबर मतलब क्या, तो मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में नंबर था मेरा 1 2 और 3, राइट। अब मेरे पास में रिवर्स नंबर क्या हुआ, तो रिवर्स नंबर की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स में मेरे पास में आया 3 2 और 1। अब अगर अपन बात करें कि आपका जो नंबर है ना, आपके पास में जो आपका ओरिजिनल नंबर है, अगर वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर वो रिवर्स नंबर के बराबर हो जाता है तो आपका नंबर क्या कहलाएगा यहाँ पे, पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा, है ना। और अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आपका जो नंबर है ना, अगर वो है ना आपका जो भी रिवर्स नंबर आएगा, है ना, अगर उसके नॉट इक्वल है कि नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रिवर्स नंबर, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो समझ में आया क्या, कि अगर नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर है तो पैलिंड्रोम नंबर है, और नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रिवर्स नंबर है तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर है। इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब ये है कि अब आप खुद देखें यहाँ पर कि जो नंबर था वो 1 2 3 था, रिवर्स करा तो 3 2 1 हुआ, तो ये बराबर है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा आपका नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में ओरिजिनल नंबर क्या था 1 2 1, और मैंने जब उसको रिवर्स किया तो रिवर्स करने पर भी मेरे को कितना मिला 1 2 1, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये क्या कंसिडर होगा आपका यहाँ पे, ये पैलिंड्रोम नंबर आपका कंसिडर होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो इसको अपन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देखते हैं, है ना, कि जो आपका नंबर है रिवर्स करने के बाद में अगर वापस से वही नंबर अगर आपका आ जाता है तो वो पैलिंड्रोम होगा, और नहीं आता है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे से सेव एज किया, हियर आई एम गोइंग टू सेव इट एज बाय नंबर 8, प्रोग्राम टू चेक या एग्जांपल टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा 8, ये सब कुछ मैंने वही टास्क परफॉर्म किया है यहाँ पर, है ना, लॉजिक टू रिवर्स नंबर ये सब अपन ने कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली क्या, लॉजिक टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो इस केस में आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये करना है कि आपका जो नंबर है क्या वो इक्वल्स टू REV है क्या, अगर हाँ तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर, और नहीं तो आप क्या बोलेंगे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है। और इसको आप किस में रखेंगे, तो इसको आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग में रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख लिया, और नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट रिजल्ट। क्लियर है क्या, चला कर देखते हैं अपन इसको। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, हियर आई एम गोइंग टू राइट डेमो 8, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे अब, तो मैंने लिखा है जावा और मैंने लिखा डेमो 8, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना 4 5 6, तो 3 डिजिट नंबर कितना हुआ 4 5 6, और यहाँ पर क्या गया नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप फिर से एक बार चला कर देखो, आपने लिखा 1 2 2 1, अब इस केस में भी क्या होगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर बता रहा है वो, और आपने यहाँ पे क्या करा है 1 2 1, तो देखो वो बता रहा है पैलिंड्रोम नंबर। वहाँ पे एक चेक अपन ने मैच नहीं किया है वो 3 डिजिट वाले नंबर का, क्योंकि वो सिस्टम डॉट एग्जिट वहाँ पर वैसे चला नहीं, क्योंकि अपन कंडीशनल में चला रहे थे, है ना, तो बट उसके अलावा लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। है लेकिन अपन ने जो लॉजिक लगाया वो तो 3 डिजिट के लिए लगाया है ना, आपने जो मॉड्यूलर्स वगैरह डिवाइड वगैरह कराए तो उससे तो वो उस हिसाब से तो सिर्फ 3 डिजिट के लिए निकालेगा, तो उसका आउटपुट कुछ अलग आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ आ रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें मिसमैच। हाँ वो 1000 के लिए करना पड़ेगा आपने, ठीक है। मैंने इसलिए स्पेशली बोला कि 3 डिजिट नंबर ही एंटर करना है,
जो भी चलेगा 3 डिजिट पे सही चलेगा, बाकी सब पे गलत चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब ये तो आपने क्या करा है यहाँ पर, ये चेक किया है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, है ना, और नंबर को आपने रिवर्स कर देखा है, राइट। अब इसी के जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप लोगों को ट्राई करना है, नहीं आने पर आपको पूछना है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स, है ना, जो आप ट्राई करके लेकर आएंगे। Program to find out the sum of all the digits of a 3-digit number. Program to find out the sum of first and last digit of a 5-digit number. 5-digit number के first और last digit का आपको sum find out करना है। प्रोग्राम टू इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ 4-digit नंबर। मतलब कैसे, तो ध्यान से देखना है इधर। अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 2 3, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, 1 + 2 + 3 विच सिंपली गिव्स यू 3 + 2 + 1 6। फिर अगर अपन बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल की केस में आपको क्या बोला गया है, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, है ना, ऑफ अ 5-digit नंबर 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको 1 + 5 का सम फाइंड आउट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। और फाइनली अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, तो मैंने लिखा एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको इंटरचेंज करना है ना, इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ 4-digit नंबर। तो यहाँ पर आपका नंबर क्या आएगा 4, लेकिन 2 3 वैसा का वैसे ही रहेगा। ये 2 3 आपका वैसा का वैसे ही रहेगा, आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है। मतलब 4 जो है वो 1 की प्लेस पर आ जाएगा और 1 जो है वो 4 की प्लेस पर चले जाएगा। हाँ, मतलब वैसा करना रहेगा। अब लेकिन आपको उसमें ये मैनेज करना पड़ेगा कि 2 3 वैसा का वैसे ही रहे, है ना। मतलब आप लॉजिक कुछ भी लगा सकते हो ऐसा, बट ये है कि 2 3 वैसा का वैसे ही रहे, 4 3 2 1 मत कर देना। क्लियर है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो आप लोग पूछेंगे, लेकिन पूछने के पहले आपका ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप पूछेंगे उसके पहले मैं पूछूंगा, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन से, है ना, ये आपको ट्राई करना है, नहीं आता है तो फिर ये बता दूंगा और फिर अपन आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब वैसे देखा जाए ना तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। मतलब कैसे कि अब इसी में आता है आपके पास में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक कंसेप्ट आता है, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में आपके पास में परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट आता है ना। तो वो सारी चीजें अपन जनरलाइज मैनर में देखेंगे। जनरलाइज मतलब कैसे कि ये वाला जो भी 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया है इनको भी अपन जनरलाइज मैनर में देखेंगे। जनरलाइज मैनर मतलब कैसा कि अब जैसे पैलिंड्रोम है, रिवर्स है, अब यूजर जरूरी थोड़ी कि 3 डिजिट का ही नंबर एंटर करे, उसने 2 डिजिट का एंटर कर दिया तो 5 डिजिट का एंटर कर दिया तो उस केस में वो जनरलाइज मैनर में उसको रिवर्स कर आपको दे, ठीक है। अब इसके बाद में छोटे से 2 टॉपिक है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। तो इसमें हेडिंग डालना एल्गोरिथम, है ना। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम मतलब बेसिकली होता क्या है ना। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो कि जैसा आपने भी देखा होगा कि आप जो प्रोग्राम्स से डील करते हैं, है ना। अभी तो चलो ठीक है कि ये प्रोग्राम्स वो छोटे छोटे हैं, है ना, स्मॉल इन साइज में,
लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर जाते हैं, है ना, तो वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऐसा कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक तो होते नहीं है। लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब कि आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हो ये सिर्फ जावा में ही बनते हैं या जावा में ही बना सकते हो, बाकी और किसी में नहीं बना सकते। ऐसा होता है क्या कि आपने स्वैपिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा, या आपने अभी जो एग्जांपल बनाया रिवर्स वाला, पैलिंड्रोम वाला, ये सिर्फ जावा में ही बनते हैं, बाकी पीएचपी में नहीं बनते हैं, सी में नहीं बनते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं बनते हैं, डॉट नेट में नहीं बनते, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये सारी लैंग्वेजेस में आपके प्रोग्राम्स बन सकते हैं। सिमिलरली आपके इन्हीं प्रोग्रामिंग के केस में कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना, कि आप उन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिंपलीफाइड मैनर में कोड लिख सकते हो, लेकिन ठीक है आप एज अ बिगनर हो या आपने लॉजिक नहीं लगाया या लॉजिक नहीं लगा, तो उस केस में काम तो हो गया लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेंथी मैनर में हुआ। तो फिर अब उस केस में क्या है, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ऑथर्स होते हैं, है ना, जो प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं, है ना, या जो थोड़ा सा राइटर टाइप होते हैं, जो मतलब जिनके लॉजिक्स अच्छे होते हैं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे कुछ एल्गोरिथम्स रहते हैं जो ये लोग लिखते हैं, और ये एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकदम एक शॉर्टेस्ट वे होता है या शॉर्टेस्ट तरीका होता है ना, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड में या मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में, है ना, और मिनिमम टाइम में, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखते हुए और कोड की लेंथ को भी देखते हुए और लॉजिक्स को लगाने के लिए स्टेप्स को भी देखते हुए कॉम्पैक्ट मैनर में ये क्या करते हैं, कुछ कोड सेट कर देते हैं, मतलब कुछ लॉजिक्स दे देते हैं। तो अब वो अगर लॉजिक देते हैं, तो वो लॉजिक अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पाइथन में दे दिया, अब आप तो जावा पढ़ रहे हो, और अब जावा पढ़ रहे हो और अगर वही चीज आपको बोली जाए कि यार आपको ये जावा में ये टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन ये लो पाइथन का कोड, अब इसको देख के उसमें कन्वर्ट कर दो, तो क्या तुमको समझ में आएगा? क्या नहीं। डॉट नेट में दे दिया जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो क्या तुम उसको कन्वर्ट कर पाओगे? क्या नहीं, है ना। वाइस वर्सा कि जावा में ठीक है आपके पास में कोई लॉजिक है, अब पाइथन वाले को आपने जावा का कोड दे दिया कि बोला कि यार ये जावा का कोड है, पाइथन वाले समझ ले, तो समझ पाएगा? क्या नहीं। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर एज अ बैरियर बन रही है। तो फिर उस केस में इन लॉजिक्स को वो किस में लिखते हैं? इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में। तो उन्होंने क्या करा कि जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है, उसके जो एल्गोरिथम्स है, उसको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में रख के लिख के रख दिया। अब इससे क्या होगा कि अब अगर वो प्रॉब्लम जावा वाला फेस करेगा, तो वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट तो पढ़ के समझ ही सकता है ना, तो वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के उसको कोड में कन्वर्ट कर देगा। पाइथन वाला उसको देखेगा तो पाइथन वाला भी इंग्लिश तो समझ ही सकता है, तो वो इंग्लिश में उस लॉजिक को देखकर पाइथन में कन्वर्ट कर देगा, पीएचपी वाला पीएचपी में कन्वर्ट कर देगा, डॉट नेट वाला डॉट नेट में कन्वर्ट कर देगा, सी वाला सी में, सी प्लस प्लस वाला सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? तो एल्गोरिथम मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये आपका जो कोड होता है, जो लॉजिक होता है, उसका जो फ्लो होता है, उसको समझाने के लिए इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या होता है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। क्लियर है? अब उस केस में आप बोलेंगे क्या, तो किसी ने पूछा एल्गोरिथम मतलब, तो इसकी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब क्या? सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मतलब क्या? एक के बाद एक। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब फिक्स, कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर चालू हुआ है तो वो खत्म होगा, ऐसा नहीं कि वो चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है। नॉन कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ नहीं, क्योंकि अब आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखोगे तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि आपके पास में बोलने के लिए रहे कि आपको जावा आता है, पाइथन नहीं आता है, तो इसलिए आपको कोड समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, हर एक स्टेप के बाद में वो, या आप ऐसा बोलोगे कि जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो हर एक स्टेप पे मिलेगा, कि इस स्टेप में क्या, दूसरी स्टेप में क्या, तीसरी स्टेप में क्या, और ये सब कुछ किस में लिखा हुआ होता है? रिटन इन एन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। इंग्लिश लाइक में लिखा हुआ होता है, और किस लिए लिखा हुआ होता है? टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में, है ना, सिक्वेंशियल मैनर में, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के साथ में, नॉन कॉम्प्लेक्स मैनर में, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं।
तो किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल finite non-complex step by step solution written in a English like statement to solve any particular problem. क्लियर है? अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर अभी तक तो हमने जितने प्रोग्राम्स पढ़े हैं तो उन्हें बेसिक एग्जांपल्स के तौर पर ही मैं आपको एल्गोरिथम लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने अब लिखा एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। अब स्टेप 1 में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्टेप 1 में आप सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इनपुट। इनपुट में आपने क्या लिखा ए और बी। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट में आप क्या लिखोगे यहाँ पे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, फाइनली फिर आप क्या लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट, और आउटपुट में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर सम। और फाइनली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 5, और स्टेप 5 आप क्या लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है क्या? तो ये तो आपने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से अपन ने एग्जाम्पल देखा है। सिमिलरली अब आप और क्या बोल सकते हो, आपने से कॉपी किया, कॉपी करके अब आप बोल सकते हो कि एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो स्टार्ट इनपुट में अपन क्या लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कैलकुलेट करके अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेट करके मैं लिख दूंगा सिंपली यहाँ पे क्या C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो फाइनली यहाँ पर आप क्या लिखोगे C। क्लियर है क्या यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप वापस से यहाँ पर आओगे एल्गोरिथम है ना टू स्वैप टू नंबर्स है ना यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे स्टार्ट ए बी है ना, और अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म स्वैपिंग। परफॉर्म स्वैपिंग में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू ए, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बी इक्वल्स टू फाइनली आउटपुट में क्या लिखेंगे यहाँ पे स्वैप्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो फाइनली आप क्या कर देंगे यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने जितने भी अभी तक के एग्जांपल्स बनाए हैं ये उस टाइप से यहाँ पर आपका एल्गोरिथम क्या करता है काम करता है। कि आप देखेंगे आगे जाके भी है ना कि ये एल्गोरिथम्स क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया है ना, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में उन पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लॉजिक वो किसमें देते हैं एल्गोरिथम के टर्म्स में आपको दे देते हैं। फिर आपको उन एल्गोरिथम को समझना पड़ता है और बाकी अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने सी पढ़ा होगा है ना, तो उसमें एरे का टॉपिक आता है और एरे में बहुत सारे वो होते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है ना, एरे को सॉर्ट करने का। जैसे मर्ज सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है ना, बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है। तो उसके सबके लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इन सबके क्या मिलते हैं एल्गोरिथम मिलते हैं। अब वो एल्गोरिथम माइंड में रख लो और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर दोगे अपने प्रोग्राम को उसको फ्रेम करोगे। क्लियर है क्या यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको जो देके रखा हुआ है ये क्या देके रखा हुआ है, ये आपको एल्गोरिथम देके रखा हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब आप एक चीज और देखिए यहाँ पे कि इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझे कि अगर आपको एक बुक दी जाए पढ़ने के लिए है ना कि यार ये पूरी बुक है आप इसको रीड आउट कर लो है ना, वन टाइम ही आपको पढ़ना है, तो एक बार में आपने पूरी बुक पढ़ ली। अब एक बार में अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली और आपसे पूछा जाए कि कब कहाँ क्या कैसे लिखा हुआ था, तो आप बता पाएंगे क्या? 100% तो नहीं, आप 50-60% बता देंगे, राइट? ये पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट था। लेकिन वहीं अगर मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर समझाता हूँ, डायग्राम बना बनाकर अगर मैं समझाता हूँ, और फिर अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अब बताओ कि यार यहाँ पे इसका पूरा फ्लो क्या है, बता सकते हो क्या? तो वो पूरा तो नहीं बता पाओगे, बट स्टिल आपका जो जितना थ्योरेटिकल मैनर में आपने पढ़ा था उससे ज्यादा तो आप बता ही सकते हो। और वहीं अगर आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दी जाए, ठीक है, हीरो के नाम से लेके उसके फैमिली तक के नाम बिल्कुल 3 घंटे के सलंग एकदम थिएटर से बाहर निकलने के पहले ही बता दोगे, है ना, तो वीडियो का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजें रहती है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में,
उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके बाद में फिर आखिरी में जाके थ्योरेटिकल मैनर में थ्योरी के फॉर्म में जो चीजें लिखी रहती है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ता है, राइट। तो सिमिलरली अब वीडियो तो यहाँ पर आ नहीं सकता, तो अब उस केस में आप करेंगे क्या, तो आपने जो ये एल्गोरिथम्स लिखे हैं इन्हीं को आप रिप्रेजेंट किसमें कर सकते हो, आपके पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनका नाम दिया गया है यहाँ पे क्या, फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये फ्लो चार्ट होता क्या है, तो अब यहाँ पर आप हेडिंग डालना फ्लो चार्ट। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, अब ये यहाँ पर अपन जावा पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आप में से किन बच्चों ने अगर सी पढ़ा होगा, है ना, तो ये ऑलरेडी आपको सी में पढ़ा दिया होगा एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है ना। ये वैसे जावा में नहीं बताया जाता है ना, क्योंकि वो बहुत बेसिक होता है, बट स्टिल यहाँ पर अपन ने उसको इसमें कवर अप किया है कि आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ इसको एल्गोरिथम बोलते हैं, क्यों लिखते हैं, फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं, क्यों लिखते हैं। तो अब अगर अपन बात करें ये फ्लो चार्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ एन एल्गोरिथम, है ना। अब यहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी, इसकी डेफिनेशन लिखी थी, एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल फाइनाइट नॉन कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रिटन इन एन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ एन एल्गोरिथम टू डिपिक्ट pictorial representation or diagrammatic representation or graphical representation of an algorithm to depict clearly the flow of control of program. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अब ये फ्लो चार्ट है, तो कुछ डायग्राम के टर्म्स में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो डायग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कुछ सिंबल्स की आपको रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अब वो सिंबल्स क्या होंगे यहाँ पर अपने, तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे न्यू किया, ये सब कुछ मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसमें आप बोलेंगे क्या यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहले आता है आपके पास में यहाँ पर सिम्बॉल्स, ठीक है, और सिम्बॉल्स के बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, नेम। अब सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ये ऐसा कुछ, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर कहाँ पे यूज में आता है, तो ये टर्मिनेटर आपका स्टार्ट और एंड के केस में यूज में आता है। ठीक है, स्टार्ट और एंड के केस में टर्मिनेटर आपका यूज में आता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, जैसे पैरेललोग्राम टाइप है ना, ये आता है आपका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट मतलब कैसे, कि अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर इनपुट ए कॉमा बी, और आउटपुट की अगर अपन बात करें तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउटपुट मैंने लिख दिया सी। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर आता है यहाँ पर आपके पास में रेक्टेंगल, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, आपने यहाँ पर लिख दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये क्या आता है आपका, कंडीशन या डिसीजन या फिर कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या करते हो,
अब आप चेक करते हो कि क्या ए बड़ा है क्या बी से, ठीक है। फिर क्या आता है यहाँ पर, फ्लो लाइंस, और फिर क्या आता है ये कनेक्टर, है ना। ये कनेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये इसे सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बताता है, अब ये जैसे मैंने ये लिखा ही है, तो ये फ्लो लाइन हो गई, ये कनेक्टर हो गया, और फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये लिखो फटाफट, ये लिखो फटाफट। यहाँ तक हो गया है क्या सभी का, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट बनाना है ना। अब फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना है तो फ्लो चार्ट आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो बनाते हैं यहाँ पे। फ्लो चार्ट बनाने के लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, है ना। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर को जो मैंने ऐड किया था उसका मेरे को फ्लो चार्ट बनाना है। तो अब 2 नंबर को जो मैंने ऐड किया था, अगर उसका मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना आप, सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पे, टर्मिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, तो स्टार्ट के बाद में फिर आएगा आपके पास में इनपुट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में अब आपने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा ए कॉमा बी। फिर इनपुट में ए कॉमा बी के बाद में क्या आएगा, तो इनपुट में ए कॉमा बी के बाद में फिर आएगा आपका प्रोसेस, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। फाइनली फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे आपका आउटपुट। तो आउटपुट में आप यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट, और आउटपुट में आप लिखेंगे यहाँ पे सी। और आउटपुट के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आउटपुट के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप। ये क्या है आपका फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। सिमिलरली अपन यहाँ पर आए, वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा स्टार्ट। स्टार्ट में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट ए कॉमा बी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करना है। तो स्वैपिंग परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे temp इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, है ना। temp इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, और बी इक्वल्स टू temp, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो अपने को इसके आगे यहाँ पे जो प्रिंट करवाना है ना, वो क्या प्रिंट करवाना है, स्वेप्ड वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है।
और फाइनली फिर अगर अपन बात करें तब इसके बाद में क्या आएगा, तब इसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर क्या बोल दोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में स्टॉप। क्लियर। वहीं अगर अपन बात करें टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको फ्लो चार्ट लिखना है तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट बन जाएगा, है ना। सिमिलरली ऐसे ही बनेगा यहाँ पर आपका, है ना। आई थिंक बन जाएगा, सभी से बन जाएगा, राइट। तो ये जो आपने कंसेप्ट देखा है, ये कंसेप्ट किसका था आपका यहाँ पे, फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अभी आपने जितना पढ़ा है ना, वो बेसिक एग्जांपल्स ही देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपके फ्लो चार्ट भी बने हैं वो बेसिक ही बने हैं, जिसमें अभी यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई हमने, यहाँ पे सिर्फ एक फ्लो ही बता रहे। लेकिन अब जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कंडीशन लगाएंगे तो वो फिर जो डायमंड सिंबल आपने देखा था, तो वो डायमंड सिंबल कैसे लगाते हैं वो आएगा, है ना। कैसे आप कनेक्टर का यूज करोगे तो वो उसमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, लूपिंग का कंसेप्ट अगर आप कुछ देखेंगे तो फ्लो चार्ट में कैसे रिपीटेटिव मैनर में कोई स्पेसिफिक टास्क अगर आपका रिपीट हो रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा, तो आपके प्रोग्राम्स के साथ में, आपके लॉजिक्स के साथ में वो एल्गोरिथम और वो सारी चीजें भी थोड़े से ज्यादा फंक्शनलिटी के साथ में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो कंसेप्ट था कि आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो टॉपिक है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, है ना। तो इसमें हेडिंग डालना कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आप हेडिंग डालिए इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अभी कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, तो क्या समझते हैं आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट से। तो आगे जो कोड है वो रन होगा है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आज कौन सा दिन है, आज क्या करना है, संडे तो मैं घूमने जाऊंगा, अगर संडे नहीं है तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझते अपन यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर अपन बात करें यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो इसमें हेडिंग लिखना, हेडिंग डालना कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है ना, तो कंट्रोल स्टेटमेंट की केस में आप क्या बोलोगे, द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस are used to inform the computer ठीक है। मतलब इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस, है ना। आप इसमें क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब जो स्टेटमेंट होते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आप यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, इन्फॉर्म करने के लिए। किसको इन्फॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करने के लिए, कि वो परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, टास्क परफॉर्म करे। कब परफॉर्म करे, व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन होगा, है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना। अब इसमें क्या है, इसको अपन क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो उसको क्लासिफाई अगर मुझे करना है तो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। फिर क्या आता है यहाँ पे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, अभी तो आपने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखा, अब इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? तो अगर सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, यहाँ पे नाम खुद से ही अपने आप की मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में मतलब कैसा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक्शन 1, एक्शन 1 के बाद में फिर क्या है यहाँ पर एक्शन 2, और एक्शन 2 के बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में एक्शन 3। मतलब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले आता है आपके पास में यहाँ पर इनपुट, इनपुट के बाद में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन, और फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन के बाद में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, तो एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो आप इनपुट में क्या बोलेंगे, पी आर और टी। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला में आपने क्या लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय कितना, 100। और फाइनली आउटपुट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है लेंथ और ब्रेड्थ। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, पेरीमीटर के लिए पेरी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, और मैंने कितना लिख लिया, l प्लस बी। और यहाँ पर आकर अब आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आउटपुट, और आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अभी तक के जितने भी प्रोग्रामिंग आपने करी है या जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं वो सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहीं फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो फिर आता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो अब इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है आपके पास में क्या, सबसे पहले तो इफ स्टेटमेंट, इसके बाद में फिर क्या आता है यहाँ पर आपके पास में इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर क्या आता है यहाँ पर आपके पास में, है ना, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और फाइनली फिर क्या आता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आ जाता है एल्स इफ लेटर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोले तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना, और इसमें क्या आता है, तो इसमें 4 आते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लेटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी, है ना, आधे घंटे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें तो ये तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर, सिंपली इफ स्टेटमेंट देखा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि आपको सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में आता क्या है ना, इफ स्टेटमेंट में आएगा क्या, है ना। तो अगर अपन इसके सिंटेक्स की बात करें तो ध्यान से देखना, इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो उसे बिल्कुल पूछना है, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स या एल्स इफ लेटर, ये वो कॉन्सेप्ट्स है कि अब ये आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग देखना ही है। अब जब तक आप प्रोग्रामिंग में रहेंगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये आपके साथ में ही रहेंगे।
कंडीशन हर जगह आपको लगाने के लिए मिलेगी, एक से ज़्यादा कंडीशन आपको लगाने के लिए मिलेगी, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, वो सब कुछ कंडीशंस को हैंडल करते हुए, मैनेज करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए रखा हुआ है इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट में आता क्या है, तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो इसका सिंटैक्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इफ में फिर यहाँ पर आ जाती है आपके पास में कंडीशन, है ना। इफ और इफ में क्या आएगी यहाँ पर आपके पास में कंडीशन, और कंडीशन में अब यहाँ पर क्या होगा, तो कंडीशन की केस में आपको यहाँ पे मिलेगी एंट्री। एंट्री मिलने पर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे, है ना, वो स्टेटमेंट यहाँ पर आपके चलेंगे, है ना। अब ये स्टेटमेंट कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टेटमेंट 1 to n, है ना, 1 to n स्टेटमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ये तभी चलेंगे जब आपकी कंडीशन सही होगी। अब क्या और कैसे, तो वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया, राइट। अब ये जो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है ना, अब इसमें वैसे ये अंडरलाइन आ गई है, ये ऐसी लाइन आ रही है, अगर ये लाइन नहीं भी चाहिए अपने को तो अपने काम करते हैं, यहाँ पे हम खुद लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इफ में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लाइंस तो ऐसे आएंगी ही सही, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 to n, ठीक है। और फाइनली मैंने क्या करा है यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि इफ कंडीशन, है ना, और उसके बाद में क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे कितने होंगे, 1 to n स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे काम करेगा, तो वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। अब ये कंडीशन अगर यहाँ पर, है ना, अब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे चेक होगी। अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है, कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अगर कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने पर ये जो आपके स्टेटमेंट से ये पूरा स्टेटमेंट आपका चलेगा, यहाँ पे 1 से लेकर n तक जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट्स चलेंगे, और फिर इसके बाद में आप यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाओगे, बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और डायरेक्टली इतने स्टेटमेंट्स को आप स्किप करते हुए डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जाओगे, बाहर आ जाओगे, बाहर आओगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अगर कंडीशन सही होती है तो आपको एंटर मिलेगी, कंडीशन सही नहीं होती है तो आप डायरेक्टली उतने सारे स्टेटमेंट को स्किप करते हुए बाहर आ जाओगे। अगर इसका फ्लो चार्ट अगर आपको देखना है तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, कि अब यहाँ पर सिंपली आपका जो भी कंट्रोल चलते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगी, आपका जो भी कंडीशन होगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि इस, है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, जो भी आपको कंडीशन देना है ना, क्या ए बड़ा है क्या बी से, अगर हाँ तो यहाँ पर आपके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टेटमेंट्स, आपको जितने स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना है उतने स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाओगे, और आप आगे बढ़ोगे। और अगर कंडीशन, है ना, ये ट्रू होती है तो, और कंडीशन अगर ट्रू नहीं है और कंडीशन क्या हो गई आपकी यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये सारे स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे और आप डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ जाओगे, इन सबको स्किप करते हुए यहाँ से बाहर आ जाओगे। तो उस केस में ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये आपके यहाँ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन तो क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो आप डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जंप कर जाओगे, यहाँ से बाहर जंप कर जाओगे। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या और कैसे, तो चलते फिर अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ अगर अपन अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम की केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने करा डेमो 10,
तो ये अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो क्लास में मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है, डेमो 10। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग args। मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है इफ में मैंने क्या बोला है कि कंडीशन आएगी। अब कंडीशन आएगी तो मैंने अभी क्या लिख दिया है यहाँ पे, ट्रू। मैंने अभी क्या लिख दिया है यहाँ पे, ट्रू। अब यहाँ लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 2, मैंने लिखा है स्टेटमेंट 3, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया है यहाँ पर, है ना। मैंने ऊपर भी 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 5। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैंने क्या करा, मैंने पहले एक स्टेटमेंट लिखा, फिर इफ ट्रू लिखा, और फिर उसके बाद में मैंने स्टेटमेंट 1 2 3 लिखा, और फिर मैंने स्टेटमेंट 5 उसके बाहर लिख दिया, राइट, है ना। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये आगे भी लगा दो या नीचे भी लगा दो, बात एक ही है ना। मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन किया है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये मैंने ऐसा लिखा है तो अब इससे होगा क्या, तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो आपका प्रिंट होगा ही, सही, नो डाउट, चलना ही है वो तो। अब यहाँ पर बात आती है कंडीशन की, तो इफ ट्रू, मतलब कंडीशन में मैंने बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया है, ट्रू है, मतलब सही है। सही है तो एंटर मिलेगी क्या, हाँ, तो एंटर मिलेगी, तो स्टेटमेंट फिर 2 3 4 भी चल जाएंगे, और फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो स्टेटमेंट 5 को भी चला देगा। तो अब उस केस में आप देखें, यहाँ पर अपन आते हैं, और यहाँ आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। स्क्रीन क्लियर करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 10। अपन यहाँ पर आए, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा 10, मैंने करा एंटर। आप देखिए स्टेटमेंट 1 2 3 4 और 5 आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर आप इसको चेंज कर दो कि आप ट्रू की जगह अब यहाँ पे क्या लिख दो, फॉल्स। अब इससे क्या होगा, फॉल्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, अगर फॉल्स मिलता है तो अंदर एंट्री नहीं करेगा, उतने स्कोप को, उतने एरिया को रेस्ट्रिक्ट करके वहां से बाहर जंप कर जाएगा। तब आप वापस से यहाँ पर आए, यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने कुछ गड़बड़ करी, हाँ, मैंने डायरेक्टली उसको रन कर दिया, है ना। मुझे उसको पहले क्या करना चाहिए, कंपाइल, है ना। अगर आप चेंजेस करते हो तो पहले कंपाइल करना जरूरी है ना। तो आपने कंपाइल किया, कंपाइल करके अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसे रन कर रहे हैं, तो आप देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 में डायरेक्टली वो क्या हो गया, इतना स्टेटमेंट को उसने स्किप कर दिया क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। तो इसका जो स्कोप था इस कर्ली ब्रेसेस ओपन से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस के क्लोज तक का, तो उतने स्कोप को इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसके बाद में डायरेक्टली वो कहाँ आ गया, आपके स्टेटमेंट 5 पर। क्लियर है क्या यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, इसको 11 किया, और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिए, मैंने इसको सेव किया। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा। स्टेटमेंट 2 है ये हट जाएगा, बाकी 1 3 4 5 आ जाएंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको 11 किया, सक्सेसफुली कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, अब देखो 1 3 4 5 आ गया। तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो फॉल्स था, और इसके पहले फॉल्स में तो 1 और 5 ही आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 3 4 कैसे आ गया। तो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर, है ना, आपने यहाँ पर इफ लिखा है और इफ के बाद में अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, अगर लगाए होते तो जहां से चालू किया है और जहां खत्म किया है तो वो पूरा उसके स्कोप में ही आता, लेकिन अगर आपने नहीं लगाए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उसके अंदर कंसिडर करता है। तो जिसकी वजह से उसने क्या कंसिडर किया है, उसने सिर्फ इसको कंसिडर किया है कि अगर गलत है तो अंदर नहीं जाना, और गलत नहीं है तो अंदर जाना। तो जब उसने देखा कि वो फॉल्स था, अंदर नहीं जाना है, तो उसने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट तक अपना रेस्ट्रिक्शन रखा है बाय डिफॉल्ट, बाकी उसने फिर 3 4 को चला दिया क्योंकि 3 4 उसके बाहर कंसिडर हो रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर है क्या? अब वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने करा ऐसे 12, अपन यहाँ पर आए, अभी अपन यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट का ही कंसेप्ट देख रहे हैं, तो मैंने अब यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट
स्कैनर, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ का मैंने क्या लिखा है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली यूजर को बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर 2 नंबर्स। अपन यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पर इंट a इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट एक वैल्यू गेट कर ली, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंट b इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये दूसरी वैल्यू मैंने गेट कर ली। कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने बोला अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन ऐसे कंडीशन लगाते हैं कि अगर a बड़ा होगा b से, तो अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, a प्लस इज ग्रेटर। क्लियर है क्या? मैंने बोला यहाँ पर क्या, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। मैंने बोला अगर a है ना इज लेस देन b, तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, b इज ग्रेटर। और मैंने बोला अगर दोनों बराबर है तो अपन क्या बोल देंगे, होता इक्वल। समझ में आया? मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, मैंने यहाँ पे यूजर को ये बोला है क्या कि आपको 2 नंबर गेट करना है। 2 नंबर गेट करने के बाद में मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर a बड़ा होगा b से तो a इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, a छोटा होगा b से तो b इज ग्रेटर आ जाएगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो बोथ आर इक्वल आ जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा इसमें 12। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन ने इसे रन किया, एंटर 2 नंबर्स, मैंने लिखा 34, मैंने लिखा 45, 45 इज ग्रेटर। अब सेकंड नंबर बड़ा था, फिर मैंने फर्स्ट नंबर को बड़ा कर दिया तो 23 इज ग्रेटर, और मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो बोथ आर इक्वल। लेकिन इसमें आपको एक चीज ये समझ में आई क्या, कि भले ही मेरी फर्स्ट कंडीशन भी अगर सही हो जाती, अगर a बड़ा हो जाता b से, है ना, तो भी यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम का कंट्रोल रहेगा वो बाकी सारी कंडीशंस को चेक करेगा कि अगर a बड़ा है b से तो उसने प्रिंट कर दिया a इज ग्रेटर, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, वो यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या a छोटा है क्या b से, नहीं, फिर वो बाहर निकल के चेक करेगा कि क्या a बराबर है क्या b से, नहीं, और फिर वो यहाँ से बाहर आएगा। तो ऐसे अगर मेरे प्रोग्राम में 100 ऐसे इफ स्टेटमेंट लगे हुए हैं तो वो 100 के 100 इफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, चेक करेगा। भले ही मेरा पहला इफ स्टेटमेंट सही हो जाता है फिर भी। सर अगर 2 स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो दोनों बार तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, 2 स्टेटमेंट सही रहेंगे तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। बट ये तो गड़बड़ है ना कि यहाँ पर अगर कंडीशन सही होने पर भी वो रिमेनिंग जितनी कंडीशन है सबको चेक कर रहा है, जबकि मैं नहीं चेक करवाना चाहता हूँ, है ना। कि अगर आप खुद सोचे ना कि अगर 5 बड़ा होगा 2 से तो डेफिनेटली 2 बड़ा नहीं होगा 5 से, तो फिर उस केस में कंडीशन को क्यों चेक करवाना। तो इसलिए इसको ओवरकम करते हुए जो नया स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब कि अगर कंडीशन सही है तो ही एंट्री दे, और नहीं तो फिर उसको डायरेक्टली कहाँ पहुंचा दे, एल्स। तो समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कुछ ऐसा दे के रखा हुआ है। बाकी इसके आगे का जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। बाकी कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।